हेलो दोस्तों। अपन डिस्कस कर रहे थे स्पेक्ट्रम बुक जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है। उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। उसमें अपन ने लास्ट टू वीडियोस में एंट्री ऑफ यूरोपियंस में पोर्चुगल और डचेज की एंट्री को इंडिया में पढ़ा था। अब अपन नेक्स्ट इंग्लिश जो कि ब्रिटिशर्स हैं उनके एंट्री को इंडिया में कैसे हुए इंडिया में कैसे एंट्री उन्होंने ली और कैसे कैसे उनके आगे प्रोग्रेस हुई, क्या कौन कौन से उन्होंने वॉर लड़े, किन किन के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट हुए, वो सभी आज अपन स्टडी करेंगे। जैसा कि अपन ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि दो ही कंट्रीज जिन्हें सी रूट को एक्सप्लोर करने का की परमिशन दी गई थी वो थे पोर्चुगल और स्पेन। लेकिन धीरे धीरे अलग कंट्रीज या फिर दूसरी और कंट्रीज भी इस में शामिल होने लगी, जैसे कि डचेज। लेकिन ब्रिटिशर्स अभी तक भी इस चीज़ में या फिर इन सी रूट को एक्सप्लोर करने में अभी तक ये शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि अभी भी उनके लिए कुछ प्रॉब्लम सामने थी। लेकिन अगर कहा जाए तो 1580 में जो फ्रांसिस ड्रेक हैं उनके एक वॉयज ने पूरे वर्ल्ड का टूर किया, तथा उन्होंने जो इंग्लिश नेवी थी उन्होंने विक्ट्री की स्पेनिश अर्माडा यानी स्पेनिश नेवी के ऊपर, वो 1588 में की। उसके बाद में ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि अपन भी आगे सी रूट को एक्सप्लोर कर सकते हैं, ईस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, वेस्ट में ट्रेड कर सकते हैं, अलग अलग अपनी टेरिटरीज बना सकते हैं, टेरिटरीज पे अपन अपने पोजीशन बना सकते हैं और अच्छी तरह से अपन भी हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए ट्रेड कर सकते हैं। और ब्रिटिशर्स की इस सोच के पीछे कि उन्हें भी ट्रेड करना चाहिए ईस्ट की तरफ जाके, उसका मेन कारण ये माना जा सकता है कि क्योंकि पोर्चुगीज जो कि मोनोपोली थी उनकी सी रूट के ऊपर वो अब ख़त्म हो चुकी थी, तथा उसके बाद में जो इंग्लिश थे या फिर ब्रिटिशर्स थे उन्हें ये मालूम चल सका था कि पोर्चुगीज़ हैं वो ईस्ट में ट्रेड करके बहुत ही अच्छी तरह से प्रॉफिट कमा रहे हैं या हाई प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं। इस कारण इंग्लिश लोगों को भी लगा कि उन्हें भी ईस्ट की तरफ ट्रेड करना चाहिए तथा वहाँ से हाई प्रॉफिट कमाना चाहिए। इस कारण इंग्लिश मर्चेंट्स ने एक कंपनी फॉर्म की 1599 में, ताकि वो भी ट्रेड कर सके। और इस चीज़ को परमिशन 31 दिसंबर 1600 को क्वीन एलिजाबेथ वन ने एक चार्टर के द्वारा दिया और कहा कि आप जाइए और ईस्ट में ट्रेड को एक्सप्लोर कीजिए, तथा उन्हें यह एक 15 ईयर्स की मोनोपोली के साथ दिया गया कि कोई भी और कंपनी इस चीज़ में सम्मिलित नहीं होगी। परंतु तब कंपनी के एक ऑफिसर ने तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर से सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की परमिशन लेने की वजह से 1609 में इस मोनोपोली को इंडिफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, वो भी एक चार्टर के माध्यम से। इंग्लिश भारत में आए, वो भी किसी प्रकार कुछ कुछ कमोडिटीज लाइक टेक्सटाइल्स, इन सभी चीज़ों की ट्रेड के लिए इंग्लिश लोग भारत में आए थे। अब अगर आप आगे अपन ब्रिटिशर्स की प्रोग्रेस के बारे में बात करिए, वो कैसे इंडिया में उनकी प्रोग्रेस हुई, तो उसके बारे में बताया जाता है कि कैप्टन हॉकिंस जो अप्रैल 1609 में कोर्ट ऑफ जहांगीर में गए, जहांगीर के पास गए। वहाँ पे उन्होंने सूरत में एक फैक्ट्री स्टेब्लिश करने की परमिशन मांगी, पर वो परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर भी कुछ और भी बहुत कारण रहे और उन्हें परमिशन नहीं मिल सकी, इसलिए नवंबर 1611 में हॉकिंस ने आगरा को छोड़ दिया। उसके बाद में 1611 में ही इंग्लिशर्स ने अपने साउथ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में उन्होंने एक फैक्ट्री स्टेब्लिश की, वो भी मसूलीपट्टनम, जिसे अब मछलीपट्टनम नाम से जाना जाता है। और जैसा कि अपन ने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि पोर्चुगीज और इंग्लिश के बीच में सूरत में एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जो सी ऑफ सूरत के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसमें कैप्टन बेस्ट ने पोर्चुगीज को डिफीट किया। ये 1612 की ये एक घटना है। उसके बाद इसकी वजह से जहांगीर इंग्लिशर से इम्प्रेस्ड हुआ और उसने उन्हें सूरत में फैक्ट्री स्टार्ट करने की परमिशन दे दी। तो 1613 में सूरत में फैक्ट्री स्टेब्लिश की गई और उसके फर्स्ट प्रिंस प्रेसिडेंट माना जाए तो वो थे थॉमस एल्डवर्थ। फिर 1615 में सर थॉमस रो फिर से जहांगीर के कोर्ट में गए और वे वहाँ पर 1619 तक रहे। उसके बाद वो वहाँ पर उन्होंने बहुत कमर्शियल ट्रीटीज करना चाहते थे, ताकि वो इंग्लिश किंग और भारत के मुगल किंग के बीच में वो एक ट्रेडिंग ट्रीटी हो सके, लेकिन वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं कर पाए।
पर उन्हें अलग जगहों पर फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने की परमिशन मिल गई, जैसे आगरा, अहमदाबाद और भरूच। और जैसा कि अपन ने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था कि जब इंग्लिश भारत में आए तब तक पोर्चुगीज और डचेज यहाँ पर पहले से मौजूद थे, इसलिए उन्हें साइड में करना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उनके बीच में बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और इस वजह से उनको ना ही तो उनको ट्रेड में वृद्धि हो पा रही थी और ना ही वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पा रहे थे, और इस वजह से वो एक दूसरे का नुकसान करने में लगे रहते थे। इसलिए 1662 में इंग्लिश किंग चार्ल्स टू कोप की मैरिज हुई पोर्चुगीज प्रिंसेस कैथरीन के साथ। इसलिए उन्हें पोर्चुगल के किंग ने चार्ल्स टू को एक बॉम्बे को डोवरी के रूप में गिफ्ट किया, ताकि वो उन्हें डोवरी में बॉम्बे को संभाला जा सके। इसलिए उन्होंने इंग्लिश किंग चार्ल्स टू ने जो ईस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे 1668 में बॉम्बे को दे दिया, रेंट के ऊपर दे दिया। वो भी 10 पाउंड्स पर ईयर के रेंट के ऊपर उन्हें दे दिया गया। उसके बाद में 1687 में जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, इनकी इंग्लिशर्स की वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, उसका जो हेडक्वार्टर था वो सूरत टू बॉम्बे ट्रांसफ़र कर दिया गया। इसलिए ये देखा जाए तो इंग्लिश और पोर्चुगीज़ के बीच में एक अब आपसी समन्वय बना, और अब इनके बीच में जो वॉर्स थे वो कम हो गए या फिर वो ख़त्म हो गए एक प्रकार से। और अगर अपन बात करें डचेज और इंग्लिश की, तो उनके बीच में पहले ही एक ट्रीटी हो चुकी थी, जिसमें डचेज अब केवल इंडोनेशिया के लिए लिमिट रहेंगे और इंग्लिश भारत के लिए लिमिट रहेंगे। वो एक दूसरे के वर्क में किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। इसलिए उनके भी बीच में अच्छी तरह से एक समन्वय बना, और वो एक दूसरे के साथ वॉर या कॉन्फ्लिक्ट में आगे हिस्सेदारी नहीं करने लगे। अब आगे अपन बात करते हैं, तो उसमें 1632 में इंग्लिशर्स को मिला एक गोल्डन फरमान है, जो कि उन्हें सुल्तान ऑफ गोलकोंडा के पास से उन्हें पेमेंट ऑफ 500 पेगोडाज पर ईयर के रूप में उन्हें मिला, और जहां पे उन्हें गोलकोंडा के हिस्से में बिल्कुल भी ड्यूटी फ्री ट्रेड करने की परमिशन मिली। उसके बाद में उसके बाद 1639 में एक ब्रिटिश मर्चेंट फ्रांसिस डे ने परमिशन ले ली रूलर ऑफ चंद्रगिरी से, ताकि वो मद्रास में एक फैक्ट्री बना सके, वो भी फोर्टिफाइड फैक्ट्री, जिसे बाद में फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा गया, जो कि उनका मसूलीपट्टनम के बाद में साउथ इंडिया में उनका दूसरा हेडक्वार्टर बना, या फिर उनके उस मसूलीपट्टनम को हटा के उन्होंने अपना नया हेडक्वार्टर मद्रास या सेंट जॉर्ज को ही बनाया था। और उन्होंने 1633 में भी कुछ फैक्ट्रीज बनाई, जैसे हरिहरपुर जो कि महानदी डेल्टा में है, बालासोर जो कि ओडिशा में स्थित है। और अब अगर अपन बात करें आगे, तो उन्हें लगा कि बंगाल ही उनके लिए एक अच्छा प्रोविंस हो सकता है, जहाँ से वो अच्छी तरह से टेक्सटाइल या फिर जूट या इंडिगो वगैरह इनकी खेती की जा सकती है, जिससे कि वो अच्छी तरह से अपनी वो कमाई कर सकते हैं और वो अपना अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो वर्तमान में जो बंगाल है वो नहीं, बंगाल उस समय हुआ करता था जिसमें बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा ये सभी हिस्से आते थे। इसलिए वो एक बहुत ही लार्ज और रिच प्रोविंस था, क्योंकि वहाँ पे बहुत नदियाँ हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर भी अच्छी तरह से होता है। इसलिए वहाँ पे एडवांस्ड ट्रेड एंड कॉमर्स थे। और अगर जो बंगाल से जो प्रॉफिट होता है वो अगर इनके इंग्लिश मर्चेंट्स के कंट्रोल में होगा, तो वो उनको अच्छी तरह से प्रॉफिट हो सकता है। और ये एक मुगल एम्पायर के लिए भी एक इम्पोर्टेंट प्रोविंस था, इसलिए उन्होंने बंगाल को अपनी अपनी एक नई राजधानी बनाने का, फिर बंगाल में अपना फुटहोल्ड उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की। इसलिए ब्रिटिशर्स ने 1651 में वहाँ के तत्कालीन सूबेदार ऑफ बंगाल शाह सूजा से वहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन ली, जिसमें उन्होंने 3000 रुपये पर ईयर के शाह सूजा को देना कहा, और वहाँ पे वो ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी हुगली में 1651 में एक फैक्ट्री भी बनाई, और उसके बाद में उन्होंने कासिम बाजार, पटना और राजमहल में भी अपनी फैक्ट्री बनाई। लेकिन ये सभी प्रकार के प्रिविलेजेस जो कि उन्हें ट्रेड फ्री या ड्यूटी फ्री के रूप में मिले थे, वो वहाँ के लोकल जो मर्चेंट्स थे, लोकल जो पीपल्स थे, उनके द्वारा ये उन्होंने माना नहीं, और उन्होंने कहा कि ये गलत है, हमें इनका विरोध करना चाहिए। इसलिए बंगाल के लोकल पीपल्स ने कंपनी के ऊपर अटैक किए। इस कारण उन्हें लगा कि जो उनका हुगली में फैक्ट्री है उन्हें वो फोर्टिफाइड करना चाहिए, ताकि वो अपनी फैक्ट्री की सुरक्षा अच्छी तरह से कर सकें। विलियम हेज को बंगाल की जो हुगली में फैक्ट्री बनाई गई थी उसका फर्स्ट
गवर्नर बनाया गया। उसके बाद में अगर कहा जाए तो अक्टूबर 1686 में शाइस्ता खान ने हुगली को फिर से इम्पीरियल मुगल से ले लिया उन्होंने। और इसके बदले में जो इंग्लिश थे उन्होंने रिटेलिएशन किया और थाने थाने जैसी एक जगह के ऊपर अटैक किया और हिज्जी जैसी जगह के ऊपर या जो मिदनापुर में स्थित है वहाँ पर रेड मारी। लेकिन फिर भी उन्हें हुगली को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और अंग्रेज़ों ने हुगली को वहाँ से छोड़ दिया। इस वजह से 1690 में जो चाणूक ने मुगल्स के साथ ट्रीटी की और उन्होंने अपने जो पुरानी फरमान चल रहे थे और जो सुतनाती जो जगह उनसे ले ली गई थी वो फिर से वापस ले ली। वहाँ पे उन्होंने 10 फरवरी 1691 में सुतनाती में एक फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की। और इस वजह से जो बर्धमान डिस्ट्रिक्ट के जमींदार थे उन्होंने रिबेल कर दिया। इस कारण 1696 में इंग्लिश या ब्रिटिशर्स ने अपनी जो सुतनाती का इलाका था या सुतनाती में जो फैक्ट्री थी उसे फोर्टिफाइड किया ताकि वो वहाँ के लोकल पीपल से उसकी सुरक्षा कर सके। जब जब सुतनाती के जो फैक्ट्री थी उसे फोर्टिफाइड कर लिया गया तो उसका नाम फोर्ट विलियम रखा गया, जो कि उनके इंग्लिशर्स के ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का 1700 में नया हेडक्वार्टर भी बना और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट सर चार्ल्स आयरे को बनाया गया। और अगर अपन बात करें तो 1698 में इंग्लिशर ने जो जमींदार लोग थे वहाँ के तो उन्होंने उन जमींदारी की परमिशन भी उनसे ले ली 3 इलाकों की, जैसे सुतनाती, गोविंदपुर और कालिकाता। उन्होंने एनुअल पेमेंट 1200 का रखा जिससे उन्होंने उनकी जो जमींदारी के राइट्स थे वो रेंट पे ले लिए। अब आगे अपन अगर बात करते थे उस समय एक या 1715 में एक मुगल बादशाह थे, वो थे फर्रुखशियर। उनको एक बीमारी हुई, इस कारण उनका कोई कहीं पे इलाज नहीं हो पा रहा था तो इंग्लिश डॉक्टर्स ने उन्हें ट्रीट किया। इस वजह से 1717 में फर्रुखशियर ने एक फरमान इशू किया जिसमें उन्होंने बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में उन्हें वैल्यूबल प्रिविलेजेस दिए। उन्होंने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसी भी प्रकार के जो इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट थे उन्हें बिल्कुल फ्री कर दिया, जो कस्टम ड्यूटीज थी उसे बिल्कुल फ्री कर दिया तथा कंपनी को दस्तक इशू करने की भी परमिशन दे दी गई। इस फरमान के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्हें कोलकाता में और भी ज़्यादा लैंड मौजूद हो गई जिसे वो रेंट पर दे सकते थे। और हैदराबाद के पास जो पहले से ही ड्यूटी फ्री के प्रिविलेजेस मौजूद थे वो उन्हें फिर से दे दिए गए। और उसके बाद में उन्होंने सूरत में हुआ हर व्यापार उन्हें ड्यूटी फ्री कर दिया गया, वो भी एक एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000 रुपीज़ पे। उसके बाद में उस फरमान के मुताबिक कंपनी ने एक बॉम्बे के अंदर अपनी एक मिंट भी बनाई, वो वहाँ से कॉइन्स भी प्रोड्यूस कर सकते या कॉइन्स भी बनाते थे। और उस फरमान के मुताबिक उन्हें परमिशन मिली कि जो उनकी करेंसी है वहाँ पे जो बॉम्बे की मिंट में छपी हुई करेंसी है वो पूरे मुग़ल एम्पायर में वो चल सकेगी, वहाँ से उससे उस चीज़ उस उन करेंसी से ट्रेड हो सकेगा। इसी प्रकार तत्कालीन बादशाहों, तत्कालीन मर्चेंट्स के पास से वो कई प्रकार के अपने राइट्स लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ताकि वो इंडिया में ट्रेड कर सकें। और आगे भी उन्होंने इस प्रकार के राइट्स लेते गए और उन्होंने भारत को कॉलोनाइज कर लिया। पूरे संपूर्ण भारत में उन्होंने अपना एक छत्र राज किया और उसके बाद में उन्होंने इंडिया से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रेड किया, वो भी ड्यूटी फ्री ट्रेड किया। इस वजह से इंडिया को बहुत ही प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, जिन सब के बारे में अपन आगे आने वाले फ्रीडम मूवमेंट्स में और अंग्रेज़ों की कई पॉलिसीज़ के बारे में आगे बात करेंगे। और ये वीडियो इंग्लिश या ब्रिटिशर्स की एंट्री के बारे में था। और अगला वीडियो अपन फ्रेंच की एंट्री, हाउ फ्रेंचेज कम टू इंडिया एंड उन्होंने कैसे ट्रेड किया, वो कैसे इंग्लिश और पोर्चुगीज़ के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए और कैसे जो 3 कार्नेटिक वॉर्स थे उनकी फाउंडेशन हुई और इस वजह से कैसे फ्रेंच लोग इंग्लिशर से हारे और भारत को उन्होंने छोड़ा। इस कारण कई चीज़ों के बारे में अपन अगले आने वाले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। थैंक यू।